उसके अंदर एक सैडनेस होनी चाहिए, एक उदासी जो है बनी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। और एनीडोनिया होता है। एनीडोनिया का मतलब होता है कि वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाता। अगर मरीज़ इलाज नहीं ले रहा है तो उसका जो है ड्यूरेशन लंबा होता है, तो कई बार सुसाइडल आइडिएशंस की वजह से और आत्महत्या की परेशानी की वजह से जो है उसका जीवन भी ख़त्म हो सकता है। वेलकम टू द वेब सीरीज योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूड डिसऑर्डर। अगर हम मूड डिसऑर्डर में देखें तो इसमें दो मेन डिसऑर्डर्स हैं, जिसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक कहा जाता है, जिसको डिप्रेशन भी आप लोगों ने सुना होगा, और दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें मूड को समझना पड़ेगा कि मूड क्या होता है। तो अगर हम मूड की डेफिनेशन देखें तो मूड को डिफाइन करने के लिए इट इज़ अ परवेजिव एंड सस्टेन्ड इमोशन और फीलिंग टोन दैट इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स बिहेवियर एंड कलर्स हिज और हर परसेप्शन ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि एक परवेजिव एंड सस्टेन्ड, एक बना हुआ लगातार एक इमोशनल और फीलिंग टोन इंसान के अंदर, जो कि उसको बिहेवियर को एक प्रकार का एक रंग देता है और वो महसूस करता है कि उसके आसपास के वातावरण में चीज़ें कैसी हैं और वो दुनिया में किस प्रकार से जी रहा है। तो ये जो है मूड की डेफिनेशन है। और अगर हम देखें डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, अगर पेशेंट के अंदर सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं तो हम उसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं या यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं। और अगर पेशेंट के अंदर मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड दोनों अगर आते हैं तो फिर उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की करेंगे। तो डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर कब हम किसी को कह सकते हैं, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर कैन बी सेड prevailing when there is a sadness and anhedonia along with changes in appetite or weight, changes in sleep and activity, lack of energy and feeling of guilt, problem in thinking and in making decision, recurring thoughts of death and suicide for at least duration of 2 weeks। तो ये एक डेफिनेशन है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मरीज़ के अंदर देखते हैं और मरीज़ बताता भी है आकर के कि उसके अंदर एक सैडनेस होनी चाहिए, एक उदासी जो है बनी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। और एनीडोनिया होता है। एनीडोनिया का मतलब होता है कि वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाता, उसको कोई भी एक्टिविटी करता है उसके अंदर उसको प्लेजर नहीं मिलता, उसको खुशी नहीं मिलती किसी प्रकार की। उसकी एपिटाइट में चेंज होने लगते हैं और वेट में चेंज आने लगता है। स्लीप जो है या कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी की उसके अंदर कमी रहती है, गिल्ट एक रहता है कि मैंने कुछ गलत काम किया उसकी वजह से मुझे उदासी मिल रही है, सज़ा मिल रही है, प्रॉब्लम थिंकिंग, कुछ सोचने विचारने में उसके स्लोनेस हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाता, इनडिसिसिव हो जाता है, रिकरेंट थॉट्स आते हैं आत्महत्या के, मन करता है जीवन का कोई मतलब नहीं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। और ये सारे लक्षण एटलीस्ट उसको कम से कम 2 हफ्ते तक के जो है उसको परसिस्टेंटली आने चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर होगा तो उसको डायग्नोस हम कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है डिप्रेसिव एपिसोड की या डिसऑर्डर की समझने के लिए। अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। अगर हम देखें कि हमारे समाज में डिप्रेसिव डिसऑर्डर कितना पाया जाता है, तो अगर हम लाइफ टाइम प्रेवलेंस की बात करें कि ये लाइफ में कितने लोगों के अंदर जो ये हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो 5 to 17% इसकी रेंज है कि कुछ पॉपुलेशन में ये कहीं पे 5% तक मिलता है, कहीं पे 17% तक मिलता है। तो अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आता है 12%। तो 5% से लेकर के 17% तक लोगों में होता है। डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे लोगों का इंट्रैक्शन कैसा है, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर हम क्रॉनिक डिप्रेशन की बात करें कि जो एक 2 साल से लंबे समय तक जो डिप्रेशन के एपिसोड लक्षण आते रहते हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो उनका 3 to 6% जो है एक जो है प्रेवलेंस का एक रेंज है। और इसका अगर एवरेज देखें तो वो है 5%। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो फीमेल और मेल का अगर सेक्स रेशो देखें तो फीमेल्स के अंदर जो है 2 टाइम्स ज़्यादा होता है मेल से। तो जो इसका फीमेल्स टू मेल का जो सेक्स रेशो है वो है 2:1। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो जो मीन एज है ऑनसेट का डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर का वो है 40 ईयर्स। लेकिन 50% लोगों के अंदर जो है देखा गया है कि 20 साल से लेकर के 50 साल के एज ग्रुप के अंदर कभी भी जो है डिप्रेसिव एपिसोड आ सकता है। लेकिन जो मीन है उसका एज के जो ऑनसेट है वो है 40 ईयर्स।
अगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चों में या बूढ़ों में नहीं हो सकता है। डिप्रेशन जो है 10 साल के बच्चे में भी हो सकता है, और एक 60-70 साल के, 80 साल के बूढ़े व्यक्ति या उस फीमेल के अंदर भी हो सकता है। तो ये एक एवरेज जो है आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश करें कि ये एज ग्रुप जो है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स का है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी एज ग्रुप इससे छूटा हुआ है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है जो मैरिड लोग होते हैं उनके अंदर रिलेटिवली कम होता है। जो सेपरेटेड और डिवोर्स्ड होते हैं उनके अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। उन लोगों के अंदर जिनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ में नहीं होते हैं, उनके अंदर भी जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं एटियोलॉजी का। तो जो उसका कॉजेटिव फैक्टर है कि किसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, तो इसमें तीन चीज़ों को मेनली देखा जाता है। तो फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड इज़ जेनेटिक फैक्टर एंड थर्ड इज़ साइकोसोशल फैक्टर। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर को देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो मैसेजिंग सिस्टम का काम करते हैं हमारे ब्रेन में, उनका मेन रोल पाया गया है डिप्रेशन के होने में। तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर से इन्वॉल्व हैं वो है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का मेन रोल है जो मेडिसिन देते हैं उसमें भी जो है ये उनका अप रेगुलेशन करती हैं ड्रग्स, और इनके डाउन रेगुलेशन की वजह से ही जो है डिप्रेशन होने का पाया गया है। तो और जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, उसमें डोपामीन है, और ग्लूटामेट है, और गाबा है। ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, इनका भी रोल पाया गया, लेकिन मेन जो हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन ही है, जिसका जो है डिसरेगुलेशन की वजह से जो है डिप्रेशन होता है। और इसके अलावा एक अल्टरेशन इन हार्मोनल रेगुलेशन जो है एक चीज़ पाई गई है, जिसमें हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस करके एक जो है पूरी एक साइकिल होती है हार्मोन रेगुलेट करने की। इसका भी जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस होने की वजह से, तनाव होने की वजह से जिस इसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन के लक्षण जो है आने लगते हैं। तो ये दो मेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एक हार्मोनल डिसरेगुलेशन और एक है न्यूरोट्रांसमीटर का डिसरेगुलेशन, जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर की। तो जेनेटिक फैक्टर में अगर पेरेंट्स को अगर है डिप्रेशन, तो बच्चों के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि किसी भी एक पेरेंट को, माता पिता में से किसी एक को अगर डिप्रेशन है, तो 10 से 25% तक के चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है। और अगर दोनों को डिप्रेशन है, अगर दोनों के अंदर लक्षण आ चुके हैं, पहले पास्ट में कभी रह चुका है, तो बच्चों के अंदर होने की चांसेस डबल हो जाते हैं। मतलब 20 से 50% तक जो है डिप्रेशन होने की संभावना रहती है उनके बच्चों को। अब अगर हम बात, तो इससे ही पता चलता है कि जेनेटिक फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है डिप्रेशन के होने में। साइकोसोशल फैक्टर जो तीसरा है, उसके अंदर जो लाइफ इवेंट्स हैं वो जो है मोस्टली एसोसिएटेड हैं डिप्रेशन होने के, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर पाया गया है वो है किसी माता पिता का ना होना। 11 साल की उम्र के पहले अगर किसी का डेथ हो गया है या सेपरेट हो गए हैं, तो एक वो जो है कारण एक पाया गया है डिप्रेशन के होने में। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है, जैसे कि वाइफ जो है, वाइफ या हस्बैंड किसी एक का डेथ हो गया है शादी के बाद, या कोई पार्टनर है उसका लॉस हो गया है, तो उसकी एक ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पाया गया है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं किसी के अंदर। जो और दूसरे रिस्क फैक्टर हैं साइकोसोशल फैक्टर में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी नहीं है आपके पास, आपका फाइनेंशियल स्टेटस पुअर है या गरीबी है। तो ये एक चीज़ जो है साइकोसोशल फैक्टर में भी देखने को मिलती है। तो ये तीन जो एक फैक्टर्स हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनसे पता चलता है कि डिप्रेशन किन किन लोगों के अंदर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोई एक चीज़ से हम नहीं कह सकते हैं कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर का ही प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस की वजह से, या पेरेंट्स को था। ये सारा कलेक्टिव होता है। जैसे मानसिक रोग के लेक्चर में आपको बताया था, कोई भी मानसिक रोग ऐसा नहीं है कि जिसमें एक सिंगल कॉजेटिव फैक्टर रहता है। ये 3-4 जो कॉजेटिव फैक्टर रहता है, सबसे मिल करके एक बीमारी बनती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो इस मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं हम वही कराते हैं मरीज़ों में। जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, ईसीजी हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट्स हुआ, ये करवाया जाता है। कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है,
या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये रूल आउट करने के लिए, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मेडिसिन देते हैं उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उनको हमें कोरिलेट करना पड़ता है कि किसी दवाई की वजह से कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो ये चीज़ें रूल आउट करने के लिए हम करते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन कोई डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए बात करें तो ऐसी कोई भी जांच नहीं है जिससे डायग्नोस किया जा सके कि भाई इसको डिप्रेशन है, कि हमने ब्लड सैंपल लिया और उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस देख लिए तो उससे पता चल गया कि डिप्रेशन है, या कोई सीटी स्कैन करा लिया, या कोई ईईजी करा लिया, या एमआरआई करा लिया। तो अभी तक फ़िलहाल आज की डेट में ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि जिससे हम पता कर सकें कि भाई इस पेशेंट को डिप्रेशन है या इस पेशेंट को डिप्रेशन नहीं है। जो लक्षण मरीज़ बताता है और उसका ही पूरा असेसमेंट करने के बाद में, एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के बाद में ही हम डायग्नोस करते हैं बीमारी का। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सिर्फ सपोर्टिव हैं दूसरी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए या मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स का कम करने के लिए। जो इसमें भी दो तरीके का इलाज होता है, जैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल है और फार्माकोलॉजिकल है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में साइकोसोशल थेरेपी है, जिसको साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। तो साइकोथेरेपी 3 प्रकार की जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, वो है कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी। ये 3 थेरेपीज़ का जो है यूज़ किया जाता है डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने के लिए। और मोस्टली जो माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड होता है उसके अंदर ये साइकोथेरेपीज़ ही जो हैं रिकमेंडेड हैं, गाइडलाइंस में मेंशन है कि इन्हीं का यूज़ करना चाहिए, उसमें दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है वो मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड या सिवियर डिप्रेसिव एपिसोड में करना पड़ता है, या फिर रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड में, डिस्थाइमिया में। माइल्ड एपिसोड में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की अगर बात करें तो उसमें दवाइयों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एसएसआरआईज़ हैं, एसएनआरआईज़ हैं, टीसीएज़ हैं, और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जैसे मिटाज़िपीन है, ट्राज़ोडोन है, बुप्रोपियोन है। इन मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिसिन्स एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का टाइम लेती हैं एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाने में, जब मरीज़ शुरू करता है दवाई उसके बाद। तो जल्दी नहीं करना होता है इलाज के अंदर, जो है स्लोली, जो है ग्रेजुअली रिस्पांस मरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो 3 से 4 हफ्ते का टाइम हम देते हैं, और उसके बाद भी जो है ट्रीटमेंट जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है मेडिसिन का डोज बढ़ाया जाता है एक प्रॉपर इफेक्ट आने के लिए और रिकमेंडेड डोज तक पहुंचने के लिए। कम से कम 4 से 5 हफ्ते का टाइम हम लेते हैं मरीज़ का ट्रीटमेंट फेलियर डायग्नोस करने के लिए। कोई पेशेंट आया मॉडरेट टू सीवियर एपिसोड का, उसको एक मेडिसिन स्टार्ट किया, तो कम से कम हम 1 महीना या 1.5 महीने तक उसको दवाई को एसेस करते हैं कि भाई उसको डायग्नोस कर सकें, कि पता लगा सकें कि मेडिसिन का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें 30-40% मरीज़ के लक्षण कम नहीं होते हैं, तो मेडिसिन बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अब कई बार मरीज़ ये पूछते हैं कि भाई कब तक जो है इलाज लेना होता है, या कब तक जो है मेडिसिन लेनी होती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलती हैं, या हमें दवाइयों की आदत पड़ गई है, ये जो है हमें हमेशा खानी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डिप्रेशन की बीमारी या मानसिक रोगों में। जो फर्स्ट एपिसोड, अगर पहली बार डिप्रेशन का एपिसोड आया, मेडिसिन स्टार्ट हुई हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है मेडिसिन जो है बीमारी के लक्षण ठीक होने के बाद तक लेना पड़ता है। उसके बाद में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और अगर बीमारी का दोबारा से रिलैप्स होता है, रिलैप्स मतलब बीमारी के लक्षण वापस आते हैं मेडिसिन बंद करने के बाद में, तो उसके कुछ टाइम तक और जो है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो है तकरीबन लेना पड़ता है 1 से 2 साल के लिए, और उसके बाद में मेडिसिन बंद हो जाती हैं। तो ये एक तो बिल्कुल गलत भ्रांति है कि डिप्रेशन के अंदर या मानसिक रोगों के अंदर ज़िंदगी भर तक दवाई चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एपिसोड के अकॉर्डिंगली पूरा असेसमेंट करने के बाद जो है ये डिसाइड करना होता है कितने टाइम तक दवाई देनी है मरीज़ में। अब अगर मरीज़ के अंदर ट्रीटमेंट फेलियर हुआ है, अगर वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो हम ड्रग चेंज करते हैं, दूसरी क्लास की मेडिसिन जो है लेते हैं। और अगर उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो एडजुवेंट थेरेपी देते हैं, मतलब कुछ और जो मेडिसिन हैं जो कि उन दवाइयों का ट्रीटमेंट रोल प्ले करती हैं जो और अच्छा इफेक्ट दें, वो जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जैसे मिटाज़िपीन है, ट्राज़ोडोन है, बुप्रोपियोन है, ये उनके साथ हम ऐड करते हैं, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं और मरीज़ की बीमारी ठीक हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद में जितना प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देना होता है उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। अब जो अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, जो इंटरवेंशनल टेक्निक्स है, उसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, वेगल नर्व स्टिमुलेशन है, और आरटीएमएस है।
तो आरटीएमएस रिवर्स ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये जो वेगल नर्व स्टिमुलेशन और आरटीएमएस है, ये थोड़ा सा इंटेंसिव टेक्निक्स हैं, अभी रिसर्च में चल रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अभी तक स्टडीज़ नहीं आई हैं कि भाई क्या रोल है, लेकिन इनका रोल भी रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, या जो रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन है, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके अंदर इनका रोल पाया जा रहा है। तो ये अभी रिसर्च में ही है। लेकिन ईसीटी जो है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, अगर वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से या साइकोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा है तो वो एक टेक्निक है जिसका यूज़ किया जा सकता है। और अदर जो टेक्निक्स हैं ये जो बताई गई आपको, ये भी रिसर्च में है। तो मेन जो है वो साइकोथेरेपीज़ हैं और मेडिसिन्स हैं, और अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है। तो ये मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। अब बात करते हैं कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। तो जो एवरेज लेंथ होती है डिप्रेसिव एपिसोड की, वो 6 मंथ्स की होती है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कई बार 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर लक्षण आकर के जो है मरीज़ ठीक भी हो जाता है। 25% जो लोग होते हैं जिनको डिप्रेसिव एपिसोड होता है, उनके अंदर 1 ईयर तक भी जो है लक्षण बने रहते हैं, और उसके बाद जो है वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। 10 to 20% जो लोग होते हैं उनके अंदर क्रॉनिक अनरिमिटिंग कोर्स होता है, और वो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्थाइमिया में वो मरीज़ लैंड अप कर जाता है। 80% जो मरीज़ होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, उनके अंदर फर्दर एपिसोड्स, मतलब बार बार जो है एपिसोड आने के चांसेस रहते हैं। तो 20% पूरी तरह ठीक हो पाते हैं, 80% में लक्षण आ सकते हैं। पेशेंट जो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के होते हैं, उनके ऑन एन एवरेज 4 एपिसोड तो लाइफ में आते ही हैं। अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके चांसेस कम होते हैं, नहीं लेते हैं तो एटलीस्ट 4 एपिसोड्स तो उनके अंदर आते ही हैं। 50% जो मरीज़ हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, उनके अंदर कंप्लीट रिमिशन हो जाता है अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं भी लिया तो रिमिशन हो जाता है। लेकिन कई बार जो है सब सिंड्रोमल डिप्रेशन, मतलब कि थोड़ा मोड़ा लक्षण जो है उनके अंदर बने रहते हैं और फ्लक्चुएटिंग सिवियरिटी रहती है। तो कुछ मरीज़ जैसे हम भी देखते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं उनका, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण रिमेनिंग बने ही रहते हैं, बचे ही रहते हैं, उनके लिए वो परेशान रहते हैं। तो कई बार जो है इनको उस कैटेगरी में रखना पड़ता है। तो 50% मरीज़ों के साथ में ऐसा होता है। अगर 25% मरीज़ों को देखें रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, तो उनके अंदर 5 इयर्स की जो है क्लिनिकल स्टेबिलिटी रहती है, और उनके अंदर जो है तकरीबन अच्छी सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है डेवलप हो जाती है। लेकिन रिमेनिंग 75% जो होते हैं उनके अंदर जो है फ्लक्चुएटिंग कोर्स रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं तो उनका जो है ये वैक्स एंड वेन लाइक लक्षण रहते हैं कि आते हैं चले जाते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, मरीज़ पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मरीज़ इलाज नहीं ले रहा है तो उसका जो है ड्यूरेशन लंबा होता है। तो कई बार सुसाइडल आइडिएशंस की वजह से और आत्महत्या की परेशानी की वजह से जो है उसका जीवन भी ख़त्म हो सकता है। नेचुरल कोर्स प्रॉपरली होता है डिप्रेशन का और रिकरेंट डिप्रेशन का, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो जो है अपनी प्रॉपर ज़िंदगी जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए, वो नहीं जी पाता है। अगर ट्रीटमेंट कराते हैं उसका, तो फिर जो है वो सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है, जो एंजॉयमेंट है लाइफ का, वो वापस आ जाता है पहले की तरह, और मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो ये कोर्स एंड प्रोग्नोसिस है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। तो आज का हम अपना जो ये वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ लेक्चर पहुंचाएं, ताकि उनको भी डिप्रेशन के बारे में मालूम चले, और वो कैसे ये बीमारी होती है, क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं देखने को मिलते हैं, डायग्नोस करते हैं हम इसको, कैसे कैसे इलाज होता है लोगों को पता चले। और कमेंट करके कोई सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।